हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे जिससे जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आप उसी टॉपिक को क्लियर करती हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाँ, हम लोग उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर आपके लिए नॉलेजफुल हो। तो ये वीडियो जो है मेनली एनेस्थीसिया से जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि जितने पेपर्स अभी हो रखे हैं सब में सर्जिकल साइड से ज़्यादा एनेस्थीसिया साइड से क्वेश्चन है। तो आपको एनेस्थीसिया साइड अपना क्लियर करना होगा। तो ये जो मेनली है वो एनेस्थीसिया रिलेटेड टॉपिक है। और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आपको पता ही होगा कि जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोशी दे दी जाती है। पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता है। कभी कभी तो पेशेंट ये भी कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन किए बगैर मुझे ओटी से भेज दिया गया। तो पेशेंट को ओटी में लाने के बाद तो बेहोशी दे दी जाती है, तो उन्हें पता कैसे होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ये कन्फ्यूज़न उनको हो जाता है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेनली एनेस्थीसिया होता क्या है। तो एनेस्थीसिया क्या है, तो एक लाइन में अगर इसका डिफिनेशन जाने तो है कि टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन। इट इज़ ये क्या है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल नहीं, सॉरी, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया मरीज का, वो परमानेंट तो है नहीं, परमानेंट नहीं है। कुछ समय के लिए उनके सेंसेशन को लॉस करवाया गया है मेडिकेशन के थ्रू, दवाइयाँ देके। फिर क्या है, ये रिवर्सिबल है। पेशेंट को अगर एक बार बेहोशी दे दिए तो क्या वो होश में नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि जो भी दवाइयाँ दी गई हैं उसको रिवर्स करने के लिए फिर लास्ट में एक दवाई दी जाएगी। ठीक है, तो मेनली इस तरीके से ये क्या है, रिवर्सिबल है। पेशेंट अगर कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस हुआ है तो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस भी हो जाएगा। होश में था, बेहोश किया गया, ऑपरेशन किया गया, फिर उनको जो है फिर से होश में ला दिया गया। तो क्या है, ये रिवर्सिबल है। तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है कि टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन विच इज़ रिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल है। अब हमारा जो है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में बहुत और भी होते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक होते हैं, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक वगैरह और भी होते हैं कुछ। तो मेनली ये सारी चीज़ें जो हैं अब बेसिकली बहुत सारे जगहों पे जहाँ भी आप काम करते होंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर। तो ये मेनली एनेस्थीसिया के कितने स्टेज होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया कितने होते हैं, तो 4 स्टेजेज होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि 4 स्टेज होते हैं मेनली। अब इन 4 स्टेज में कौन सा एनेस्थीसिया का स्टेज जो है वो सर्जरी के लिए प्रीफर करा जाता है, कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें सर्जरी करी जाती है, सर्जिकल एनेस्थीसिया का स्टेज कौन सा है। फिर ये भी है कि कौन सा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा कौन सा स्टेज है। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर प्रैक्टिकल या वाइवा आपका हो रहा है या फिर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला स्टेज क्या है, 4 स्टेज में से पहले स्टेज पे हम लोग आते हैं। और पहले स्टेज क्या है, एनाल्जेसिया का स्टेज है। यानी सबसे पहले पेशेंट को पेन फ्री करते हैं, क्योंकि सब लोग इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें दर्द का पता ही नहीं चलता। कोई भी इंसान दर्द से ही तो डरता है। किसी को थोड़ा सा अगर कट लगाया जाए, थोड़ा सा कट जाए तो वो इंसान डर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो कोई भी इंसान जो है चाहेगा कि मुझे जो है दर्द ना हो और मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या है कि पहला काम यही किया जाता है कि एनाल्जेसिया दिया जाता है। ठीक है, यानी पहला स्टेज क्या है, स्टेज फर्स्ट एनाल्जेसिया है। स्टेज फर्स्ट क्या है, एनाल्जेसिया। इसमें क्या मेनली क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, दर्द उनको होता ही नहीं है। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, तो एक्साइटमेंट का स्टेज है। एक्साइटमेंट का स्टेज मतलब इसमें मरीज को जो है स्टार्टिंग में जब ये दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया तो उनको कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिसमें क्या है, तो उनको सिडेशन दिया जाता है, प्रोपोफॉल दिया जाता है, एनाल्जेसिया के लिए दर्द के लिए फेंटामेडा दिया जाता है। फिर आपका जो है फेंटा जो है वो सबसे बेस्ट एनाल्जेसिक है, आपको जहाँ तक पता होगा, तो ये दिया जाता है। एंग्जाइटी से उनको फ्री करने के लिए मेडाज वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर जो है मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, जिसमें वैक्यूरोनियम, एस्कोलिन वगैरह दिए जाते हैं। और पेशेंट की कंडीशन पे
ये मसल रिलैक्सेंट डिसाइड करे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ बीमारियां होती हैं हार्ट की या फिर रेस्पिरेटरी या फिर किडनी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मसल रिलैक्सेंट चूज करे जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो है अगर पेशेंट हेल्दी है तो वैक्यूरोनियम एस्कोलिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ हो सकता है कि उसमें कुछ गलत निकल जाए, तो आपको इसको फिर से रीचेक करना है, फिर से पढ़ना है और सारी चीज़ों को गौर से देखना है, ध्यान देना है। तो पहला स्टेज एनाल्जेशिया का हो गया, दर्द से मुक्ति दे दी गई पेशेंट को। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि उन्हें कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उनको नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है या फिर वॉमिट कर सकता है, या एस्पिरेट करने का चांस हो सकता है। तो एस्पिरेशन के चांस को कम करने के लिए पेशेंट को क्या किया जाता है, तो नील पर ओरल रखा जाता है, यानी एनपीओ स्टेटस उनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एनपीओ यानी कि नील पर ओरल या एनबीएम नील बाई माउथ, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो पेशेंट को क्या कहा जाता है कि अगर जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन करना है तो उनको लगभग 6 से 8 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है। 6 घंटे पहले उनको कोई भी सॉलिड चीज़ें नहीं लेनी है, यानी कि अगर वो दाल चावल रोटी खा रहे हैं कुछ भी नहीं खाना है। लिक्विड चीज़ें जो हैं उन्हें 4 घंटे पहले से बंद कर देनी होती हैं। तो मेनली 6 घंटे से 8 घंटे उनको मना कर दिया जाता है कुछ भी खाने पीने से, ठीक है। नील पर ओरल रखा जाता है ताकि वो एस्पिरेट ना करें इंट्यूबेशन के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेज जो है एक्साइटमेंट का है, पहला स्टेज जो है एनाल्जेशिया का है। तो आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, पहला एनाल्जेशिया, दूसरा स्टेज एक्साइटमेंट का, जिसमें कि बहुत चीज़ें जो है इरेगुलर हो जाती हैं। जब पेशेंट को आप इंड्यूस कर रहे होते हैं, इंट्यूबेट कर रहे होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, ये सब एकदम से इरेगुलर हो जाएगा, कम ज़्यादा या बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेनली सेकंड स्टेज आप जान गए, अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। तो हमारा थर्ड स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है और इसी में सर्जरी कर सकते हैं। इस टाइम में क्या होता है कि उनका जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कम ज़्यादा ये दुनियादारी की झंझट से आप फ्री हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि उनका रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से नींद में होगा, स्लीप में होगा, आराम से वो ऑपरेशन करा रहा होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज क्या है, तो सर्जिकल एनेस्थीसिया का स्टेज है। थर्ड स्टेज में ही ऑपरेशन करी जाती है, सर्जरी करी जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि सर्जरी किस स्टेज में होता है, तो एनेस्थीसिया के थर्ड स्टेज में सर्जरी होगी, ये आपको क्लियर कर लेना है। अब आता है फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज हमारा है मेडुलरी डिप्रेशन का। ये स्टेज इतना खतरनाक होता है कि थोड़ी सी गलती जो है पेशेंट को कोमा में भेज सकता है या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा ही केयरफुल होते हैं एनेस्थेटिक। तो मेनली जो है थर्ड स्टेज तक तो सब सही चला, अगर पेशेंट सही है और सही से आउट हो जाए, यानी एक्सट्यूबेट हो जाए, जैसे इंट्यूबेट हुआ, ट्यूब पड़ा, पेशेंट ऑपरेशन करवा लिया शांति से, ठीक है। अब वैसे ही एक्सट्यूबेट भी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से ट्यूब वगैरह निकल जाए, पेशेंट होश में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम पेशेंट को मेडुलरी डिप्रेशन वगैरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेडुलरी डिप्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पेशेंट सही से सांस नहीं लेगा, पेशेंट के ब्लड वेजल्स जो है नॉर्मली जैसे वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, वैसे नहीं करेंगे। तो ये डिप्रेशन का स्टेज होगा और इसमें जो है पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो मेनली ये 4 स्टेज है। 4 स्टेज को एक एक वर्ड में अगर याद करें तो पहला स्टेज एनाल्जेशिया का, दूसरा स्टेज एक्साइटमेंट का, तीसरा स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया का और चौथा स्टेज है मेडुलरी डिप्रेशन का। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि उनको भी एग्जाम्स में हेल्प मिले। और कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। और कुछ भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, कुछ भी अगर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो 100% सही है, उसकी गारंटी मैं भी नहीं ले रही। तो आप लोग क्या करिए कि मेरे पढ़ाने बाद फिर से बुक खोलिए या फिर कोई वीडियोज हो, कुछ भी हो, वो फिर से रीचेक करिए। क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी टीचर थोड़ी बहुत गलतियाँ कर सकता है, हमेशा 100% सही नहीं होगा। तो
बहुत लोग हो सकते हैं सही, लेकिन एक पॉइंट आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग फिर से रीचेक करिए, फिर से उसे पढ़िए। बुक्स में क्या होती है कि 100% चीज़ें सही होती हैं, तो आप लोग हम लोग के पढ़ाने बाद एक बार खुद से भी उसे सर्च करिए और पढ़िए डिटेल में, ये आप ही लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।